नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। वर्ल्ड दिस वीक शो में आपका स्वागत है। ये शो हम हर हफ्ते रविवार को करेंगे। दुनिया भर में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं का भारत के ऊपर क्या असर होगा, इस पर हम अपने एक्सपर्ट के साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे। और बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे जिनका भारत से ताल्लुक है। और आज इस सिलसिले में जो बहुत सारे इश्यूज लेकर बैठेंगे, हम जो बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। उन मुद्दों में पहला मुद्दा है कि चीन में शी जिनपिंग अ, सीन से गायब है, क्यों गायब है, इस पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स की समिट में भारत आज से शुरू हो रही है समिट, उस पर भारत हिस्सा लगेगा, ये इस पर बात करेंगे। ट्रेड डील भारत की अमेरिका से चल रही है, उस पर बात करेंगे। और ट्रंप की शख्सियत पर बात करेंगे। क्या ट्रंप पिछले 2-3 महीनों में एक फेल्ड राजनीतिज्ञ के की हैसियत से उभरे हैं? और आखिरी ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध क्या है, क्या वजह है, और अ, वो क्या अभी बाकी है या अभी कुछ दिन और चलेगा? इन सारे विषयों पर हमारे दो मेहमान हैं। एम्बेसडर जेके त्रिपाठी बहुत सारे मुल्कों में एम्बेसडर रहे हैं, और ब्राजील में जहां पर ब्रिक्स समिट हो रही है, वहां पर कंसुल जनरल भी रहे हैं, सीजी रहे हैं। तो वो रहेंगे। और हमारे कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी हमेशा की तरह भारत में स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, वो अपनी राय रखेंगे। और हम एक एक करके इन सारे मुद्दों पर हम आपके सामने चर्चा करेंगे। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। तो इस शो में 4-5 बिंदु हैं, उन सबको एक एक करके लेंगे। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चीन में तख्ता पलट की। तो एम्बेसडर जेके त्रिपाठी से मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि ब्रिक्स की मीटिंग में शी जिनपिंग का न आना और उसके बाद बहुत सारी अटकलों को जगह मिलना खबरों में, अखबारों में, सोशल मीडिया पर, कि शी जिनपिंग को हटा दिया गया है या वो हाउस अरेस्ट हो गए हैं, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो एम्बेसडर साहब, आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिए, क्योंकि ब्रिक्स की समिट आज से शुरू हो रही है और एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है चीन, और वो शी जिनपिंग आज आ नहीं रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है चीन में, थोड़ी सी रोशनी उस पर डालिए। सभी दर्शकों को और आप सबको नमस्कार करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि शी जिनपिंग के बारे में जो समाचार आ रहे हैं अभी उनकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अपुष्ट खबरों के मुताबिक वहाँ पर कुछ आंतरिक उथल पथल मची हुई। करीब 1.5 महीना पहले हांगकांग स्थित एक एनालिस्ट ने ये बताया था, उन्होंने बड़े डिटेल में ये बताया था कि देखिए, शी जिनपिंग जो है वो 3 हैट धारण किए हुए हैं, 3 जिम्मेदारियां उनकी हैं। एक तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ सीसीसीपी, कम्युनिस्ट जी। पार्टी ऑफ चाइना। दूसरा है कि मिलिट्री कमीशन के हेड चेयरमैन की, और उस तरह से वो मतलब मिलिट्री के सबसे सर्वोच्च कमांडर। तीसरा कि प्रशासन में है, वो राष्ट्रपति हैं, पदेन राष्ट्रपति हैं चीन के, इसलिए प्रशासन में वो सर्वोच्च सर्वोच्च अधिकारी। खबर ये आ रही थी, जो हांगकांग के एनालिस्ट ने बताया, उन्होंने ये खबर बताई कि साहब, 1.5 महीना पहले शी जिनपिंग के पीछे गर्दन में कोई ऑपरेशन हुआ था जो कि काफी क्रिटिकल था। उसके बाद से उनकी स्थिति ऐसी नहीं रही जैसी पहले थी। तो उसमें दो चीज किया गया, दो चीजें हुई कि उनको धीरे धीरे मिलिट्री के सर्वोच्च कमांडर के पद से उनको धीरे धीरे उनकी दूरी बनाई गई। और इसका प्रमाण ये था कि अभी 2-3 महीने पहले जब चीनी लाल सेना में पर कुछ उथल पथल हुई थी, कुछ वहां पर पर्ज हुआ था, तो शी जिनपिंग के जो लॉयलिस्ट थे कैंटोनीज स्कूल से, उनके तमाम लोगों को, कम से कम 12 लोगों को जो सीनियर ऑफिसर थे, उनको हटा दिया गया था।
आज रेड आर्मी के हेड ने, जनरल ने, उन लोगों को हटा दिया जो कि शी जिनपिंग के लॉयलिस्ट थे। तो इससे ये कयास लगाए जाने लगे कि अब हो सकता है कि शी जिनपिंग के पर कतरे जा रहे हो उनके मेडिकल इंफॉर्मिटी के चलते। लेकिन बाद में शी जिनपिंग की पुतिन के साथ मीटिंग की खबरें आई। दूसरी चीज जो ये है कि सीसीसीपी के सेक्रेटरी जनरल की, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पश्चिम में, उस पे अभी भी शी जिनपिंग विराजमान हाँ। है। तीसरा जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां हैं, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अब वो जिम्मेदारियां उनके बजाय ज्यादातर वहां के प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। तो अभी ये खबरें अपुष्ट है, लेकिन अब अगर शी जिनपिंग काफी दिन से नजर नहीं आए और आप अगर ब्रिक के समिट में नहीं आए हैं, आ रहे हैं, तो इससे और अंदाज और प्रयास जो है, अफवाहें जो है बढ़ जाती हैं। ध्यान रहे कि शी जिनपिंग की चीन जो है ब्रिक्स का सबसे बड़ा सदस्य है। चीन पॉपुलेशन के मामले में तो नहीं अब रहा, लेकिन एरिया के मामले में सबसे बड़ा सदस्य है। सबसे बड़ी इकोनॉमी है ब्रिक्स में उसकी, और ब्रिक्स की जो 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उस 30 ट्रिलियन डॉलर में से 18.5 ट्रिलियन में है वो चीन की ही है। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो इसमें कयास लगाना स्वाभाविक है। लेकिन चीन या ऐसे ही दूसरे कोई भी जो देश हो, जो बंद देश है, क्लोज सर्किट वाले देश हैं, वहां पर कितनी खबरें सही है, कितनी नहीं है, और क्या सही में चल रहा है, ये बता पाना अभी मुश्किल है। जी राकेश। कमांडर साहब, मैं आपसे इसी सवाल का एक दूसरा पहलू है कि चीन में शी जिनपिंग अगर कमजोर पड़े हैं या साइडलाइन कर दिए गए हैं, तो इसका स्ट्रेटेजी के हिसाब से भारत पर क्या असर पड़ेगा, दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? राकेश जी, सबसे पहले आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। जी जिनपिंग अगर जाते हैं तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? आमतौर पे देखिए, हमारे जो सत्ता पलट होती है चीन में, ये काफी हद तक खून खराबे से भरी होती है, काफी हद तक अनस्टेबिलिटी पैदा करती है कुछ सालों के लिए। मतलब यह है कि कुछ साल के लिए जो भी नए व्यक्ति आएंगे उनको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। जी जिनपिंग जब आए थे तब ये सोचिए क्या हुआ था। 3 साल, 2 ढाई 3 साल उनको लगे थे अपने आप को पूरी तरह से इन कंट्रोल लाने के लिए। जैसे एम्बेसडर त्रिपाठी ने कहा, सबसे पहला काम उन्होंने किया, जनरल सेक्रेटरी अपने आप को बना दिया। फिर उन्होंने सीएमसी, जो उनका जो मेन कमिटी ऑन मिलिट्री अफेयर्स है, उसका वो उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया। और फिर उन्होंने पार्टी चीफ भी बन गए। इस तरह से 3 हैट वो पहनने लगे, और ये 3 बहुत अत्यंत ही जरूरी है चीन में, आपको अगर अपनी सत्ता बना के रखनी है, अपना प्रभुत्व रखना है। अब खबरें क्या आ रही हैं? खबरें ये आ रही हैं कि यांग जिया जो हैं, उन्होंने सीएमसी के ऊपर अपनी पकड़ बिल्कुल मजबूत कर ली है। खास करके इसलिए कि 2 व्यक्ति जो सीएमसी में थे वो आज गायब हैं, उनको निकाल दिया गया है, उनके रिप्लेसमेंट नहीं आए हैं। दूसरी बात, चीन में अगर देखिए, चीनी जो लोग हैं उन्होंने एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अनरिटन पैक्ट मान लीजिए, समझौता मान लीजिए, साइन तो नहीं किया था, लेकिन ये माना था कि हम आपको अपनी फ्रीडम देंगे, आप हमको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देंगे। तो चीनी लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हमेशा थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खास करके कोविड के बाद, और जी जिनपिंग का जो रवैया था, जीरो कोविड पॉलिसी, उसके बाद से ये रहा है कि चीन में अर्थव्यवस्था गई है तेल लेने। वहां पे ग्रोथ कम होती जा रही है। उनके जो 3 मेजर ड्राइवर्स थे ग्रोथ के, इंफ्रास्ट्रक्चर बट्टा बैठा हुआ है। उसके 2 सबसे बड़ी कंपनियों को ना दिवालिया घोषित कर दी गई है। एवरग्रांड तो वैसे थैंक यू हो गया उसका। वहां पे दूसरा प्राग ये था कि
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने कर ली। दूसरा था मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए कितनी कंपनी चीन को छोड़ छोड़ के जा रही हैं, यहां तक कि चीन ने अभी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि आप चीन को छोड़ के नहीं जा सकते, वो आप पैसे बाहर नहीं निकाल सकते, आप डिविडेंड नहीं दे सकते, ये सारे अब चीजें करनी शुरू कर दी हैं। इसीलिए आपको आगे चल के जो हम बात करेंगे तो इलॉन मस्क का एंगल इसके साथ आपको जोड़ के देखना चाहिए। तीसरी चीज वहां पे थी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में उनको अभी तक प्रभुत्व है, लेकिन इसका नतीजा क्या रहा है? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप 40 साल से ज्यादा के लोगों की देखेंगे तो वो 60% के आसपास है। उन्होंने अपने अनएम्प्लॉयमेंट फिगर देने बंद कर दिए हैं, पर जो उनके ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहते हैं 26% है। ये है उसके बावजूद कि उसने 1.5 साल तक फिगर्स रिपोर्ट ही नहीं किए। और अब वो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम मानते तभी हैं जब आप एक हफ्ते में 10 घंटे भी काम नहीं कर सकते। एक हफ्ते में 10 घंटे, अगर आप 10 घंटे के लिए भी आपके पास पार्ट टाइम नौकरी है तो आप एम्प्लॉयड हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आप अनएम्प्लॉयड की लिस्ट में नहीं आ सकते। इसके बावजूद 26% पे अनएम्प्लॉयमेंट में बैठे हैं। ठीक है, चीनी युवा जो है वो अपना कर रहे हैं टाइपिंग का एक फिलॉसफी है उनकी, जिसको कहते हैं लाइफ फ्लैट। हम कोई काम नहीं करेंगे, जहां हमको जाना है वहां पे फिजिकली प्रेजेंट हो जाएंगे और हम काम नहीं करते। ये आप याद करिए, हिंदुस्तान में भी लेफ्ट पार्टीज करती थी, यूनियन लीडर्स करते थे, वर्क टू रूल। हम आ रहे हैं, काम का अपना चेहरा दिखाएंगे, पैसे लेंगे, काम नहीं करेंगे। ये वहां पे युवा कर रहे हैं। और तीसरी उसकी प्रॉब्लम जो बढ़ गई है वो है डेमोग्राफी। डेमोग्राफिकली चीन की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है। मैं सिर्फ एक दो आंकड़े ही बताऊंगा, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। आप देखिए किंडरगार्टन में एडमिशन कितने हो रहे हैं। अगर आप 10 साल का आंकड़ा देखेंगे, आज की तारीख में किंडरगार्टन में जो एडमिशन हो रहे हैं 10 साल पहले से आधे से कम है। स्कूल में बच्चे कम हैं उनका। अगर किंडरगार्टन में बच्चे कम है तो मतलब है कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो भाई डेमोग्राफी की तो आपकी जा रही है। ये साफ एक आंकड़ा है जिससे आपको महसूस हो जाएगा कि चीन में समस्या है। इसीलिए जी जिनपिंग को निकालना है। ट्रेड वॉर ने और भी समस्या बड़ी कर दी, विकट कर दी है चाइना के लिए। अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को लगता यह है कि अगर हम जी जिनपिंग को निकाल देंगे और नया चेहरा लाएंगे तो वो नए चेहरे की वजह से जो वेस्ट है, अमेरिका है और बाकी देश जो हमारे खिलाफ हुए हैं, उनके साथ हम जरा से अपने रिश्ते सुधार सके। तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें मेरे हिसाब से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रवैया जो कम्युनिस्ट पार्टी का है वो तो वही रहेगा, चाहे वो ताइवान है, चाहे वो हिंदुस्तान है, उसका पाम एंड 5 फिंगर्स पॉलिसी रहेगी। वो चाहते हैं कि दलाई लामा के बाद जो है वो उसी को अब चुने और इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। वन चाइना पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और चीन का जो रवैया है कि दूसरे को आगे ना जाने दें, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। बहुत सारी अगर कुछ पॉलिसीज हैं। होगा। हाँ राकेश जी बोलिए। जी जी जी, बोले बोले सर, बोले, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, तो मैं बस एक ही और वाक्य यहाँ पे ऐड करना चाहता था कि अगर कोई परिवर्तन होगा तो क्योंकि अपनी सत्ता पे कंट्रोल करना है, उसको बढ़ाना है और उसे कंसोलिडेट करना है, तो चीन जो है ये अपनी समस्या जो इंटरनल है इसको एक्सटर्नलाइज करेगा, मतलब बाहर करेगा। और अगर बाहर करेगा का मतलब यह है या तो वो हिंदुस्तान पे या वो ताइवान पे अटैक करेगा, ताकि चीनी बाकी लोगों को बोल सके देखिए हमारे पास एक बहुत बड़ा मकसद, बहुत बड़ी चुनौती बाहर से है, हमको उसको पहले ध्यान दे ले, बात फिर उसके बाद हम अंदर आएंगे। तो हमारे मेरे हिसाब से ये हमारे लिए काफी हद तक हानिकारक भी हो सकता है। राकेश जी। कमांडर साहब, बहुत सारी देश पर एक ही रहती है। और मान लीजिए कि शी जिनपिंग अगर साइडलाइन किए गए तो आने वाली जो भी ताकतें होंगी, तो बीआरआई जो है उसको लेकर या टुवर्ड्स
इंडिया पाकिस्तान जो एटीट्यूड है, जो उनका सलीका है। राकेश जी, अगर आपका सवाल मैंने सही समझा है तो आप ये कहना, प्लीज आप पूछ कंटिन्यू। ये रहे थे कि इसका जो तख्ता पलट अगर होता भी है तो इसका असर बीआरआई, सीपैक और बाकी जगहों पे क्या पड़ेगा। यहां पे देखिए, पहले से आप देख लीजिए बीआरआई की क्या हालत है। जहां जहां बीआरआई है वहां वहां पे इंस्टेबिलिटी हमेशा रही। चीन ने क्या किया था, बीआरआई के नाम पे ऐसे देशों में उसने पैसा डाला जहां पहले से इंस्टेबिलिटी थी, पहले से डिक्टेटरशिप थी। और जैसी एक डिक्टेटर गया, नया डिक्टेटर आया, उसने कहा कि भैया हमें क्या मिला इस प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाए। और वो प्रोजेक्ट रद्द करने का काम जो है वो अभी एक के बाद एक होता जा रहा है। आप देखिए, एक तरफ से इटली जो एक मात्र वेस्टर्न के कंट्रीज में बीआरआई का हिस्सा था, उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। उधर घाना ने बीआरआई में से अपना ना हाथ पीछे खींच लिया। युगांडा में यही हालत है, जहां आप हाथ डालें वहीं पे ये प्रॉब्लम है। और हमारे बगल में श्रीलंका में देखिए, हम्बन टोटा में पोर्ट बनाया, मालूम है वहां कुछ हो नहीं सकता, तो हम्बन टोटा पोर्ट जो है 90 साल की लीज के ऊपर चाइना ने हथिया लिया। यही हो रहा है एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, जहां आप देखें बीआरआई के साथ यही हो रहा है। चाइना सबसे बड़ा मनी लेंडर से निकल के सबसे बड़ा मनी कलेक्टर बन गया है। और चीन की अर्थव्यवस्था वैसे ही चरमरा रही है, तो उसको ये पैसे की जरूरत है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई परिवर्तन आएगा बीआरआई का में, बल्कि हो सकता है कि चीन पैसे वापस मांगने या जबरदस्ती पैसे लेने या एसेट्स के ऊपर कब्जा करने की प्रक्रिया ज्यादा तेज कर दे। राकेश जी। एम्बेसडर त्रिपाठी, मैं इस बारे में जो सवाल मैंने कमांडर साहब से पूछा उसी पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। क्या कोई और अगर शी जिनपिंग की जगह आता है तो क्या जो इस खित्ते में जो पॉलिसीज है चाइना की, जैसे बीआरआई है, सीपेक है, और इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का जो रिश्ता है, जिस तरह का रिश्ता हम सब ने देखा, तो क्या उस पर कोई असर पड़ने वाला है या वो बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यूड रहेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में कोई ऐसा खास असर भारत पे या पड़ोसी देशों पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं कमांडर चट्टोपाणी की बात का पूरा समर्थन करता हूँ कि जब सत्ता पलट होती है, ऐसा हमें नहीं उम्मीद करना चाहिए कि एकदम कट्टर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले चीन में सत्ता पलटने के बाद कुछ ऐसी लिबरल सरकार आ जाएगी जैसे अमेरिका में या यूरोप में है। होगी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, क्योंकि आपने देखा कि कई बार जो कई तरह की जो रिवॉल्यूशन भी हुई, कल्चरल रिवॉल्यूशन हुई माओ के, उसमें भी कुछ नहीं, उसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी तो बरकरार रही। जो गैंग ऑफ फोर ने किया उसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी बरकरार रही। फिर लिन पियाओ और वगैरह जो थे, इन्होंने भी जो डेंग सिंपिंग जो थे, जिन्होंने लिबरलाइजेशन शुरू किया, वो भी लिबरलाइजेशन अंडर कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल था। तो मुझे नहीं लगता जी। कि अगर 75-78 साल से कम्युनिस्ट पार्टी का चीन के ऊपर इतना दबदबा है, तो एक ही झटके में वो खत्म हो करके रातों रात दूसरी ओर चली जाएगी बेचारी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जब तक एट द हेल्म ऑफ अफेयर रहेगी, तब तक ये सोचना गलत है कि कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी है। चीन का ऑफिशियली $62 बिलियन वहां लगा हुआ सीपेक में पाकिस्तान, ऑफिशियली। अनऑफिशियली कहा जाता है $94 बिलियन से ज्यादा है, क्योंकि चीन की एक रिवायत ये रही है कि चीन जिन देशों के साथ समझौता करता है बीआरआई के या उससे, तो वो लिखित कुछ होता है और उसके पीछे, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। तो मेरे ख्याल से वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसा कि कमांडर चक्रपाणी ने कहा, बताया कि किसी भी मुल्क में, खासतौर से अगर वो डिक्टेटरशिप हो,
तो वहां पर एक मुफीद बहाना होता है उन लोगों के लिए, एक सच्चा बहाना होता है अपनी पब्लिक को बरगलाए रखने के लिए कि बाहर टेररिज्म, बाहर खतरा है बॉर्डर पे, और हम ही हैं जो बॉर्डर के खतरे को दूर कर सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तान में मिलिट्री का यही रवैया रहा है। ऐसे ही यहाँ भी, चीन में भी वो करेंगे ऐसा। लेकिन अब वहां पर समस्या ये है कि आपने देखा होगा करीब 1.5 या 2 साल पहले इंडिया टुडे की बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट छपी थी, जिसमें उनके यहाँ जो हमारे यहाँ इंटरनेट और ट्विटर वगैरह या व्हाट्सएप साइट जो है, उसका जो वहाँ काउंटर पार्ट है, वहाँ कई बार ये हुआ था कि कई कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था कि भारत के साथ हिमालय की पहाड़ियों पर जा करके जो लड़ाई मोल लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे युवा जो नहीं जानते हाई एल्टीट्यूड में कैसे लड़ा जाता है, उनको सिर्फ अपनी जान गंवाने के लिए 18-18, 19-19 साल के बच्चों को हमारी सरकार भेज रही है और उनका बलिदान कर रही है बिना किसी फायदे, बिना किसी। तो ये चीज जो है वहां की असंतोष है। और असंतोष उतना ही नहीं, देखिए दूसरा असंतोष का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि खाद्यान्न की कमी। आपको याद होगा 2 साल पहले शी जिनपिंग ने सेव योर प्लेट करके एक कैंपेन चलाया था कि अगर उसके तहत ये कहा था कि अगर 4 लोगों के लिए लोग खाना खाने जाते हैं तो 3 लोगों का ही खाना मंगवाइए, ताकि कुछ बचत हो। हमारे यहाँ वो नहीं हो पा, हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी, क्योंकि हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया से उनको जो भी मांस वगैरह आता था वो नहीं आना चाहिए, वो बंद हो गया। अमेरिका से जो उनके पास सोयाबीन और तमाम चीजें आती थी वो बंद हो गई। यूक्रेन से जो चीजें आती थी, अनाज, वो बंद हो गया। और अपने यहाँ जो एरेबल लैंड था उसमें काफी हिस्सा उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया, फैक्ट्री की स्थापित कर, तो उनकी अपनी प्रोडक्शन कम हो। तो अब ऐसी स्थिति में जब खाने के लिए भी पूरा ना हो और मैन्युफैक्चरिंग करके आपको उसको कहाँ, उसको भेजना कहाँ, ये भी पता नहीं लग रहा हो, क्योंकि विश्व में आप कोई देश ऐसा नहीं, ऐसी हालत तो नहीं है कि चाइनीज चीजें सस्ते होने की वजह से धुआंधार खरीदे। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि चीन अभी ऐसी स्थिति में है कि वो कुछ ज्यादा रिटेलिएट करेगा। और शायद भारत के लिए भी अभी रिटेलिएट इतना जल्दी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। जैसा कि कमांडर चक्रपाणी ने कहा है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका रियल एस्टेट, ये सब एकदम ध्वस्त हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। तो मुझे लगता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का होल्ड बना रहेगा, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी उतनी ताकतवर नहीं रहेगी धीरे धीरे जितनी अभी है, अनलेस कि आप फिर से उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करें, जो कि बड़े मुश्किल की बात है। जैसा कमांडर साहब ने कहा कि देखिए लैटिन अमेरिका में आप देख लीजिए, आप अफ्रीका में देख लीजिए, चीन ने उन देशों की जिंदगी बर्बाद कर दी। डीआरसी में उन्होंने कई प्रदेश ले लिए। अंगोला में उन्होंने लुआंडा के पास एक नई सिटी बनाई, अंगोलन गवर्नमेंट को उधार दे करके, डेट, जिसमें घोस्ट सिटी है, जिसमें एक भी बाशिंदा नहीं रहता, लेकिन पूरी सिटी खाली पड़ी। तो ये सब चीजें जो है, जैसे बताया गया हम्बनटोटा, मटाला एयरपोर्ट जो राजपक्षे के, उसमें मटाला एयरपोर्ट पे दिन में 2 फ्लाइट ज्यादा से ज्यादा आ रही है आजकल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना के खड़ा कर दिया, पैसे चीन की जेब में गए, राजपक्षे की जेब में गए। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अभी निकट भविष्य में फिर से चीन रिवाइव करेगा, उस कम से कम उस हद तक तो नहीं करेगा जिस हद तक वो पहुंचा हुआ था। जी आपने ठीक कहा एम्बेसडर त्रिपाठी। मुझे ध्यान है कि अफ्रीका में, आप तो अफ्रीका में 6 साल रहे हैं, और अफ्रीका में चीन इतने एग्रेसिवली अपना काम करता है। वो कहता है कि हम तुम्हारे यहाँ डेवलपमेंट का काम करेंगे, सड़क बनाएंगे, लेकिन सड़क के
इतने मीटर इस तरफ, इतने मीटर इस तरफ, जो भी खुदाई में मिलेगा वो सारा मेरा है। तो किस तरह से लूट हो रही है अफ्रीकन कंट्रीज में, ये तो आपने भी देखा होगा। आप 6 बरस वहां रहे, आपने देखा होगा कि चीन कितना एग्रेसिवली काम करता है। आज के शो का एक दूसरा बिंदु है, ब्रिक्स की समिट हो रही है और आप जानते हैं प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। चीन को ही लेकर एक छोटा सा सवाल एम्बेसडर त्रिपाठी ये है कि क्या भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है, बहुत सारी चीजों को और लेकर विवाद है, पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर विवाद है। आप जानते हैं हमारे जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट पे, जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने कहा था चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, पाकिस्तान नहीं। तो ऐसा देश ब्रिक्स का सदस्य है हमारे साथ, और हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो कैसे, और पश्चिमी देशों का जो भी असर है उसको कैसे संतुलन करने की रणनीति के तहत काम करते हैं। तो ऐसे दो देश, बड़े देश भारत और चीन साथ में अगर एक संगठन में हो तो आपको लगता है कि संतुलन बना रहेगा? देखिए, संतुलन तो बना रहेगा क्योंकि ब्रिक्स में भारत की सदस्यता कंटिन्यू जो है, और भारत के लिए एक पतली रस्सी पे चलने जैसा है, बहुत संतुलन बना है। जी क्योंकि देखिए, एक तो ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, चीन में है, जिसके पहले वो हमारे एमडी कामत थे उसे चेयरमैन। चीन कहता है कि हम इतना 50 बिलियन दे रहे हैं, आप लोग भी दीजिए और इससे हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का काम करेंगे। बहुत सही बात है, लेकिन सवाल ये है कि उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा क्या होगी? क्या चीनी रूपरेखा होगी, जहाँ की आप ये करते हैं कि जो देश पैसा देता है, यहाँ मेरा चीन से मतलब है कि वहाँ सामग्री, सारी मशीनरी चीन से आनी चाहिए, उनके एम्प्लॉयज, उनके टेक्नीशियन, उनके मजदूर तक मैंने देखा है ओमान में कि चीन से आते हैं। जहाज में भर के जेल के कैदी वहाँ ओमान मस्कत के बंदरगाह पे उतारे जाते थे, और सुबह चीनी गार्ड्स के सुपरविजन में जाते थे, काम करते थे, शाम को फिर जहाज पे आ जाते थे। ये स्थिति। तो अब मेरे ख्याल से भारत के लिए तो बड़ी दुरूह स्थिति है। और चीन, मैं बता दूं, चीन बार बार पाकिस्तान को ब्रिक्स में लाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन ब्रिक्स में क्योंकि कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से होता है, इसलिए पाकिस्तान अभी तक वहां आने से बचा हुआ। क्योंकि भारत का ये कहना है कि पहले पाकिस्तान, ब्रिक्स एक इकोनॉमिक संगठन है, इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज का, तो पहले पाकिस्तान ये दिखाए कि वो इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है, तब हम उसको मेंबरशिप देंगे। तो अभी तक तो बचा हुआ है, लेकिन कई चीजें हैं ब्रिक्स में जो कि भारत और चीन को एक साथ ला सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज। अमेरिका की पॉलिसी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ है, लेकिन चीन, रूस और भारत ये क्लाइमेट चेंज के फेवर में। और ब्राजील में लूला की सरकार भी इसके फेवर में, पहले की बोल्सोनारो की सरकार तो नहीं। तो इस उससे, और अब क्योंकि ब्रिक्स बढ़ भी गया, ब्रिक्स प्लस हो गया, 11 मेंबर्स हो गए, और 11 मेंबर्स में से देखिए काफी मेंबर्स ऐसे हैं जिनके साथ चीन के अच्छे संबंध हैं, और चीन की शायद यही इच्छा भी थी कि ऐसे मेंबर्स लाए गए जो हमारे पक्ष में काम करें, हमारे पक्ष में बात करें। लेकिन यहाँ चीन के लिए एक समस्या ये कि वहाँ 11 मेंबर्स में से कई ऐसे भी हैं जिनके साथ हमारे भी रिश्ते अच्छे। चीन के अगर रिश्ते इकोनॉमिकली है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन पे, तो हमारे रिश्ते हिस्टोरिकल कंसिडरेशन पे। हमारे कितने लोग सऊदी अरब, यूएई में है, इजिप्ट में है, इंडोनेशिया में है। वो चीज जो है हमारे फेवर में अभी तक इन लोगों को आउट एंड आउट चीन की ओर जाने से बचाए। तो हमें बहुत संभाल के वो करना होगा। और ये भी देखिए, जो इंडिस्क्रीट एक्सपेंशन होता है तो वो बड़ा खराब होता है। ब्रिक्स
और G20 और SCO इसलिए कुछ हद तक सफल हो रहे हैं, या आप कहते हैं ये आसियान, कि ये छोटे हैं, मैनेजेबल हैं। देखा ये गया है कि यूनाइटेड नेशंस, नॉन अलाइंड मूवमेंट या कॉमनवेल्थ की तरह अगर बड़े 60, 70, 150, 200 मेंबर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ निर्णय लेना कठिन हो जाता है। लोग यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े मामलों में कहीं भी निर्णय कोई सक्षम रूप से हो नहीं पाता। तो इसलिए हमारा हित यही रहेगा कि इनको ठीक हम बढ़ने दें, लेकिन इतनी हद तक न बढ़ने दें कि उसमें हमारे लिए परेशानी हो जाए या एक निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित हो जाए। तो अभी भारत के लिए इसमें काफी कुछ, वह भारत के साथ ब्राजील के संबंध अच्छे हैं, रूस के संबंध अच्छे हैं, इजिप्ट के संबंध अच्छे हैं, इंडोनेशिया के संबंध अच्छे हैं, यूएई, सऊदी अरब के संबंध अच्छे हैं, तो ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। तो अभी ये स्थिति नहीं आई है कि हमारे संबंध इनमें से किसी में चीन को छोड़ के उनके साथ खराब हुए हैं। तो अभी तक तो हम बचे हुए हैं और उम्मीद यही है कि आगे भी अगर चीन का प्रभाव कम होगा तो शायद भारत आगे आकर के ब्राजील का, सॉरी, ब्रिक्स का अघोषित नेतृत्व करना स्वीकार करेगा। जी कमांडर साहब, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है आप दोनों से। एक्चुअली बारी बारी से मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या ब्रिक्स जो है वो इतना ताकतवर बन पाएगा कि नाटो या G7 के बराबर उनका विकल्प बन जाए? ऐसा कभी हो, आपको लगता है जिस तरह से चल रहा है सब? राकेश जी, आज की तारीख में अगर आप देखिए तो ब्रिक्स की हालत क्या है। ब्रिक्स जो है दुनिया के 39% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। 39%। आधा पॉपुलेशन विश्व का ब्रिक्स के अंदर है। 49.5 अगर आप एक्यूरेसी चाहते हैं। 26% विश्व का ट्रेड ब्रिक्स के हाथ में है और 44% ऑयल एंड गैस है। मतलब ब्रिक्स बाय इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इसमें एक और चीज है। 60% जो है ब्रिक्स की ताकत वो एक कंट्री में है, वो है चीन। चीन के ना होने से इस पर्टिकुलर अधिवेशन में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन ए वे अगर आप देखा जाए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या है ये अपॉर्चुनिटी? देखिए, ब्रिक्स क्या करना चाहता है इस पूरे के पूरे इसमें। वो चाहता है कि एक ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ गवर्नेंस आए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, ताकि हमारी भी आवाज सुनाई दे, ग्लोबल साउथ की आवाज भी सुनाई दे। ग्लोबल साउथ का लीडर कौन जो माना जाता है वो है भारत। और भारत अभी कर क्या रहा है? अब ये देखिए कितनी बढ़िया कूटनीति है ये। जो छोटे छोटे देश हैं लेकिन वो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हैं। अफ्रीकन यूनियन, मोदी जी पहुंच गए युगांडा, सॉरी घाना पहुंचे, उसके बाद पहुंचेंगे नामीबिया। जो कैरेबियन रीजन है, ट्रिनिडाड टोबैगो गए हैं। टॉप 5 ऑफ लैटिन अमेरिका, जहां पे चीन का सबसे बड़ा दबदबा है, अमेरिका से ज्यादा हो रहा है। इनके लैटिन अमेरिका का ट्रेड अमेरिका से कम हो गया रिलेटिवली और चीन से बढ़ गया। वहां पे आप अर्जेंटीना और ब्राजील में है। ब्राजील में आपको स्टेट डिनर मिल रहा है जो शी जिनपिंग को नहीं मिला। तो ये आपको दिख रहा है कि ये एक आपके पास मौका नहीं, हथौड़ा है। दूसरा, हम क्या दे सकते हैं? चीन जो है एक डिसरप्टिव पावर है। वो ट्रेड के नाम पे, पैसे के नाम पे, किसी के भी नाम पे डिसरप्ट करता है। हम एक इंटीग्रेटेड पावर है जो इंटीग्रेट करते हैं, सबको मिलाते हैं। और हम क्या देने की फिक्र में है? हम अपना डिजिटल गवर्नेंस मॉडल देने की फिक्र में, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, जनधन आधार मोबाइल के साथ आपने यूपीआई कर दिया। एक यूनिवर्सल मार्केट प्लेस बनाना चाहते हैं, ओएनडीसी का नाम आ जाता है वहां पे। ई गवर्नेंस के नाम पे आप देखिए क्या नहीं है हमारे पास, राइट? तो ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करने की फिक्र में है। और ये चीजें ऐसी हैं जो कि डेवलपमेंट को डेमोक्रेटाइज कर देती हैं, बिना ज्यादा खर्चे के
आपको एक समान स्थल पे ले आएंगी ताकि आप सब के सब ग्रो कर सके। और यही कर रहा है भारत। इसीलिए भारत का दबदबा, इसीलिए भारत जो है हर जगह जा जाके वो ये चीजें कर रहा है ताकि आप एक कदम आगे जा सके। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं ब्रिक्स शुड बी नॉन वेस्ट, एंटी वेस्ट नहीं। चीन कहता है ब्रिक्स शुड बी एंटी वेस्ट। हम ये कहते हैं कि नहीं, हम वेस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, हम भी रखते हैं भारत, और हम चाहते हैं कि हम नॉन वेस्ट रहे, बस दैट्स इट। हम नहीं कहते डी डॉलराइज करना है, हम नहीं कहते कि ब्रिक्स करेंसी होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर जी मैंने ब्राजील के साथ ट्रेड करनी है, हम ब्राजीलियन और इंडियन करेंसी में ट्रेड करेंगे, लोकल करेंसी में। डी डॉलराइज की हम बात ही नहीं करते। इससे आपको फायदा भी है और अमेरिका के खिलाफ इसमें नहीं जाते कि डी डॉलराइजेशन में आप जा रहे हैं। तो हम जो हैं ये डिसरप्टिव पावर नहीं है। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबके सब आगे चलें। यहां पे हमने चीन का जो बहुत मोनोपोली है, बढ़िया। सबसे बड़ी मोनोपोली जी रेयर अर्थ, इसको तोड़ने के लिए, इसको जी भेद करने के लिए हमने कहां कहां पे अपने ये रिश्ते नहीं किए। चाहे वो घाना है, चाहे वो अर्जेंटीना है, चाहे वो ब्राजील है, यहाँ सब अपना रेयर अर्थ के हम भी बात कर रहे हैं। हम भी यहाँ पे माइंस एक्वायर कर रहे हैं। अर्जेंटीना में 2 हमें कंसेशंस मिल चुके हैं जहां पे हम काम करेंगे रेयर अर्थ के ऊपर। जी तो ये चीजें जो है हमारा मौका है, ब्रिक्स भी अपने साथ जगह पे रहे और हम एज भारत भी अपना प्रयास करते रहे। राकेश जी। एम्बेसडर त्रिपाठी, आप इस बात से सहमत हैं कि ब्रिक्स जो है हो सकता है भविष्य में नाटो से भी बेहतर बड़ा और ताकतवर संगठन हो जाए? देखिए, ब्रिक्स, अगर आप ब्रिक्स जो है बेसिकली शुरू किया गया था एज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। नेटो जो था वह है अभी, था, होने वाला है। नेटो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस ट्रीटी। तो ये मतलब आप सेब और संतरे की तुलना नहीं कर सकते। लेकिन वैसे भी अब नेटो की इकॉनमी जो है, नेटो की इकॉनमी ब्रिक्स की इकॉनमी से कहीं ज़्यादा नीचे है। अगर आप यूएस को छोड़ दीजिए, यूएस तो कह ही रहा कि नेटो वाले, यूरोप वाले आप संभालिए, हम नेटो पे वो नहीं है हमारा अपना, हम अपनी सिक्योरिटी का करते हैं। तो अमेरिका को छोड़ दें तो नेटो की इकॉनमी जो है वो ब्रिक्स की इकॉनमी से कहीं नीचे है। तो इसलिए कोई ऐसी तुलना नहीं हो सकती। और और दूसरी चीज ये है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या G7 से बड़ा हो सकता है? यहाँ पे आप अमेरिका को छोड़ दीजिए तो, बल्कि अमेरिका को ले भी लीजिए तो भी मेरे ख्याल से G7 थोड़ा सा ही, G7 की इकोनॉमी थोड़ी सी ही बड़ी होगी ब्रिक्स की इकोनॉमी से, या बराबर होगी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो ब्रिक्स अपनी उस जगह पे पहुंच चुका है जहां वो पिनेकल पे, अपनी चोटी पे पहुंच रहा है। अब ऐसे में ब्रिक्स को मैनेज करना ये बहुत बड़ी बात होगी। और हमें ये देखना होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि इन देशों के साथ हमारा विरोध है, वो हम सेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि विरोध, सीमा पर विरोध हमारा चीन के साथ है, वो अलग बात है, वो रहेगा। हमारा चीन के साथ जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज में वो है, चीन एंटी डंपिंग, चीन डंपिंग करता है, वो रहे। लेकिन हम इसके साथ ही साथ ये देखें कि वो कौन से बिंदु हैं जहां हम चीन के साथ, हम और चीन सहयोग करके कुछ काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब क्रिटिकल पॉइंट होगा। और वैसे ब्रिक्स का मेंबर होने की, अच्छा ब्रिक्स के सक्रिय मेंबर होने की वजह से, जैसे कि कमांडर साहब ने बताया कि हम डी डॉलराइजेशन के फेवर में नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि नहीं डी डॉलराइजेशन करें। हमने कहा म्यूचुअल करेंसीज में आप व्यापार कीजिए। और हम कई देशों के साथ कर भी रहे हैं, ब्रिक्स के कई मेंबर्स के साथ कर रहे हैं। डी डॉलराइजेशन हम इसलिए नहीं अभी कर सकते कि हमारे डिफेंस का 49% जो है वो अमेरिका से ही आ रहा है। अब तो हम अगर डी डॉलराइजेशन करेंगे तो हमारे
डिफेंस की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो कई चीजें हैं जो यहाँ पे काम करती हैं कि ब्रिक्स में आपको अपना अस्तित्व जी न सिर्फ बनाए रखना बल्कि बढ़ाना है, और उसके साथ ही साथ ये देखना है कि फ्रिक्शन के ऐसे पॉइंट न हो जहाँ की सार्क जैसी स्थिति आ जाए कि ऑर्गेनाइजेशन ही मैं टूट जाए। जी मैं अब दो तीन विषयों पर छोटे छोटे जवाब लेना चाहूंगा आप दोनों एक्सपर्ट्स के। एक तो ट्रेड डील का मसला है। हमारी एक टीम, मैं ये कह रहा था कि ट्रेड डील के लिए हमारी एक टीम अभी अमेरिका से वापस लौटी है। डेडलाइन, टैरिफ का डेडलाइन 9 जुलाई को समाप्त हो रहा है। पारस्परिक टैरिफ का जो निलंबन है उस पर बातचीत जो भी होनी है, तो अभी एग्रीकल्चर और ऑटो पर सहमति बन नहीं पाई, ऐसी खबर आई है। आपको क्या लगता है आगे किस तरह से? बहुत सारी चीजें डिफेंस के सेक्टर में भी बातचीत होनी है, तो वो आपको शक्ल क्या लगती है इस पूरी ट्रेड डील की अमेरिका के साथ? थोड़े क्विक आंसर। हाँ देखिए, जी हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि हम ट्रेड डील चाहते हैं, लेकिन हम शर्तों पे नहीं चाहते, डेडलाइंस पे नहीं चाहते। हमारे लिए कुछ रेड लाइंस हैं, और ये भी मत भूलिएगा कि हमारे जो रेड लाइंस हैं वो है एग्रीकल्चर और डेयरी। इन दो में हमारी मेजर रेड लाइंस हैं, क्योंकि ये हमारे लाइवलीहुड के साथ कनेक्ट करता है। जहां तक बाकी चीजें हैं, जो ऑटोमोटिव सेक्टर में हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जिसके साथ वो धमकी देता है अमेरिका, एक है डिफेंस और दूसरा है टैरिफ। अगर वो 21% टैरिफ डाल भी देगा तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, हम जी लेंगे उसके साथ। क्योंकि जब भी हमारे ऊपर सैंक्शंस हुए हैं, टैरिफ पड़े हैं, हम उनके आगे गए हैं। और इसको डी रिस्क करने के लिए हम यूके से डील कर चुके हैं, ईयू से डील चल रही है, जापान से चल रही है, और हम ब्रिक्स और बाकी सब जगहों पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारा डी रिस्किंग थ्योरी का काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर अमेरिका अपनी तरफ से जोर डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो यही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम रशिया से Su-57 ले रहे हैं, हम रशिया से S-500 लेंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हम भी तो ये शगुफे छोड़ रहे हैं। तो ये तो है नहीं कि अमेरिका भी आराम से चैन की नींद कर रहा है। और तीसरा, ये ट्रेड डील की जरूरत हमें कम है, रिलेटिवली स्पीकिंग हमें बहुत जरूरत है, लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग हमें कम है बनिस्बत अमेरिका के। क्यों? अमेरिका की हालत वैसे ही हमसे ज्यादा खराब, उसकी इकोनॉमी भी तो की भी तो हालत बुरी है, और उसका काफी हद तक आता था चीन से। अगर उसने चीन को जगह पे रखना है तो बिना भारत के वो नहीं कर सकता, और अगर वो भारत के बगैर नहीं कर सकता तो उसके बाद ऑप्शन कौन है? क्योंकि ना उसके पास मार्केट साइज भारत के बराबर कहीं और है, ना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जहां पे वो चीन की जगह अगर किसी और से खरीदना चाहे तो भारत से ज्यादा कहीं और है, ना उसके पास लोग कहीं और से भी मिल सकते हैं भारत के अलावा। तो इन तीनों स्थितियों में भारत के लिए जी अनिवार्य है अमेरिका जी के लिए, और अगर हम अनिवार्य हैं तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। जी मुझे नहीं लगता कि ये टैरिफ वैरिफ का बहुत ज्यादा कुछ होगा, और मुझे है ना अचंबा नहीं होगा कि बहुत जल्दी कोई ना कोई डील के ऊपर वार्तालाप शुरू ना हो, तो कम से कम ट्रंप कहेंगे अरे हम बिल्कुल करीब हैं, बस हो रहा है। अब हमारे मंत्री जो है वो हिंदुस्तान जाने वाले हैं अगले एक दिन के अंदर, और ये हो जाएगा, देख लीजिएगा। जी। एम्बेसडर साहब, एम्बेसडर त्रिपाठी, मैं आपसे इसी मुतालिक ये सवाल करना चाह रहा था कि जो डील की बात हो रही है, हमारी एक टीम गई थी वहां से, अभी लौटी है, तो क्या शक्ल सूरत आपको लग रही है इस डील की? क्या असर? बहुत सारे इश्यूज हैं, डिफेंस का मामला है जैसे कमांडर साहब ने बताया, एग्रीकल्चर का मामला है, ऑटो का मामला है, तो क्या असर पड़ेगा? एक और दूसरा, क्या जैसे कमांडर साहब ने बताया कि हमको उतनी जरूरत नहीं है, अमेरिका को है, तो क्या देखिए, ये भी एक सच्चाई है? मैं पूरी तरह से उनकी बात से सहमत हूँ। देखिए, ऐसा है कि अगर अमेरिका का डिफेंस के प्रोडक्शन या डिफेंस इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट को अमेरिका को ट्रेड डील के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर देखते हैं तो उनकी उनकी खामी है, क्योंकि
अगर अमेरिका अपना डिफेंस इक्विपमेंट हमको नहीं बेचेगा, दुनिया में कितने देशों को कितना वो बेच सकता है? एशिया में जापान को कितना बेच सकता है? फिलीपीन को और इंडोनेशिया को और मलेशिया को और इवन पाकिस्तान को कितना बेच सकता है? तो अमेरिका के लिए ये तो मजबूरी है कि वो भारत को डिफेंस इक्विपमेंट बेचे, भारत को सैनिक रूप से और सुदृढ़ बनाए रखे, ताकि एशिया में चीन और रूस दोनों की बढ़ोतरी को कंटेन किया जा सके, रोका जा सके। और ये हमारे लिए बड़ी एनविएबल सिचुएशन है कि रूस भी भारत का साथ इसलिए चाहता है ताकि अब एशिया में अमेरिका की बढ़ोतरी को रोका जाए। हमारी हालत कुछ ऐसी राजकुमारी जैसी है जिससे विवाह करने के लिए 2 राजकुमार आमादा हैं, और हम कह रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि परख रहे हैं कि किससे विवाह करेंगे। तो है, तो डिफेंस डील को तो वो कर नहीं सकते। दूसरी चीज ये है कि जो हमारी ट्रेड डील है, जहाँ 2-3 बिंदुओं पर मामला रुका हुआ है, एक है स्टील, एक है डेयरी और एक है, देखिए एग्रीकल्चर पे हम सेल्फ सफिशिएंट है, तो ऐसी हालत में हम क्यों एग्रीकल्चरल गुड्स को वहां से इंपोर्ट करें? डेयरी में भी हम सब, भारत डेयरी में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है विश्व का। और तीसरी चीज ये है कि जैसे ऑटोमोटिव, तो सिर्फ हार्ले डेविडसन में उसकी बात है, टेस्ला तो ट्रम्प के ही प्रायोरिटी लिस्ट से निकल गया है, और बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए वो इतना हल्ला कर रहे हो। हार्ले डेविडसन आ भी जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो और स्टील की भी जहां तक बात है, देखिए मैं बताऊं, अमेरिका को जो स्टील जाता है भारत का बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक ब्राजील और लाइक अदर कंट्रीज। तो अगर नहीं भी जाएगा तो हमारी गनीमत है कि हमारी इकोनॉमी में इतना कुशन है कि हम उस धक्के को झेल लेंगे। आपने देखा 2009, 2010, 11 में जब सारी दुनिया रिसेशन से जूझ रही थी, हम बड़े आराम से बैठे थे, क्योंकि वो रिसेशन हमारी इकोनॉमी में उसको हमारे कुशन ने झेल लिया। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प इतने बेवकूफ होंगे कि वो कहेंगे, बेवकूफ तो हैं लेकिन इतने नहीं होंगे कि वो ये कहेंगे कि नहीं, हम ट्रेड डील के चलते हम डिफेंस के साथ डील कम करेंगे और इंडिया को एकदम अकेला छोड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये, तो मैं पूरी तरह इनकी बात से सहमत हूँ कमांडर साहब की कि देर से देर ये डील होते हैं। जी, मैं एक सवाल आपसे, आप दोनों से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। जैसे सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर भी पाकिस्तान के जो जनरल साहब हैं आसिम मुनीर, उनको फील्ड मार्शल की बजाय फील्ड मार्शल कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। आपको लगता है कि ये जो ट्रंप की बात करने जा रहा हूं मैं, कि ट्रंप जो है, जिस तरह से उनका अभी भारत पाकिस्तान को लेके, ईरान और इजराइल को लेकर जिस तरह से उनके बयान आए, और उनमें एक ललक दिखी कि सबसे पहले वो बता दें कि उन्होंने ये समझौता कराया, युद्ध रुकवाया है नोबेल प्राइज के लिए या जो भी है। आपको लगता है कि दुनिया में उनकी जो छवि बन रही है, कमांडर साहब सबसे पहले आप ही से सवाल है, दुनिया में उनकी जो छवि बन रही है वो एक फेल्ड लीडर की है? देखिए राकेश जी, ट्रंप जो है फाइनली एक पॉलिटिशियन है, उनको इलेक्शन जीतना है बस। इलेक्शन जीतने के साथ साथ उनको यह भी पता है कि वो जाके ये देखिए, ये कर लें कि मैं, उसको पैसे की जरूरत है, इलेक्शन के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो क्या है उसके पास ऑप्शन? उसके पास ऑप्शन सिंपल से हैं। उसे दिखाना होगा कि मैं बहुत अच्छा हूं, जो कर सकता हूं, मैंने कितना अच्छे काम किए हैं। क्या अच्छे काम किए हैं उन्होंने कोशिश की कि पुतिन से बात करें ताकि किसी ना किसी तरह से पुतिन से बात हो जाए और वो कर लें, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कोशिश की गाजा में करने की, नहीं हुआ। हाँ, ईरान के साथ उनको काफी हद तक सफलता मिली है, ईरान इजराइल में,
लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान में कुछ हुआ नहीं हुआ, तो उनको तो ये करना ही था, नंबर एक। नंबर दो, ये मत भूलिए कि ये जो ईरान इजराइल का चल रहा था और इसकी प्लानिंग तो कई सालों से चल रही थी, ये आज की बात नहीं है। अमेरिका को भी पता है, जैसे इजराइल को पता है, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आएगा तो उसका पहला टारगेट होगा इजराइल और दूसरा टारगेट होगा अमेरिका। तो इसलिए दोनों के दोनों नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। और ये जो ऑपरेशन था मिडनाइट हैमर, ये इसका इक्विवेलेंट काफी दिनों से प्लानिंग में था, क्योंकि ये मत भूलिए ये चीज एकाएक तो नहीं हो जाती, राइट। मुनीर ने जो कर दिया उससे उनका पूरा का पूरा प्लान जरा डामाडोल हो गया और उनको लगा कि अगर ये हिंदुस्तान चलता रहेगा तो हमारे प्लान का क्या होगा। तो एक वजह ताकि अमेरिका ने इसमें इंटरवीन करने की कोशिश की। देखिए 9 तारीख तक कुछ नहीं था, उसके इंटरवीन करने का इरादा ही नहीं था। 10 तारीख को इरादा बन गया। 12 घंटे में क्या परिवर्तन आया। एक, इजराइल ने कहा होगा कि बॉस मेरे पास हथियार कम होते जा रहे हैं और मेरे पास टाइम जाता जा रहा है, और दूसरा उसको ये था कि नूर खान में हमने जो है अपना अटैक कर दिया। तो अब आप आते हैं कि ट्रंप को यह करना जरूरी था, और ट्रंप के लिए क्या जरूरी था, अगर ईरान पे उस पर हमला करना है, ईरान को कंट्रोल करना है, ईरान को वेस्ट में तो उसने घेर रखा है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, पर्शियन खाड़ी है, तो वहां पे तो सेफ है रिलेटिवली स्पीकिंग। दक्षिण में वो खुद बैठा हुआ है, 4 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स वहां पे बैठे हैं, 1 2 नहीं 3 अमेरिका के और 1 ब्रिटेन का, और बचा ईस्ट में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान को कब्जे में कर रखा है इनटू काफी हद तक, राइट। बगराम एयरबेस अमेरिका ने फिर से स्टार्ट कर दी है, वहां पे अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड हैं। अब आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को कैसे वो मनाए, मुल्ला मुनीर। तो मुनीर को लंच दिया गया और मुनीर से कहा गया कि देख बेटा हम ये करने वाले हैं, शराफत से चुपचाप हामी भर दो, ठीक है, तुम्हें जो $1-8 बिलियन चाहिए वो हम तुम्हें दे देंगे, दिला देंगे। और वही हुआ, IMF से उसको पैसे मिल गए, वर्ल्ड बैंक से उसको प्रॉमिस मिल गई। ये किया है ट्रंप ने। क्यों? क्योंकि ट्रंप को तो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी चमकानी है, एक्सटर्नल तो बात की बात है, क्योंकि फाइनली दिन उसे अमेरिकन ही जिताएंगे और अमेरिकन को ही उसको दिखाना है कि देखो मैं क्या कर रहा हूं। जी बिल्कुल। एम्बेसडर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, मैंने ये सवाल जो पूछा था कमांडर साहब से, वही आपसे भी, कि क्या जिस तरह की रूस यूक्रेन की बात ले लें, ईरान इजराइल की बात ले लें, या भारत पाकिस्तान की बात ले लें, जिस तरह से उन्होंने जिस ललक के साथ कोशिश की है कि वो सबसे बड़े शांति के दूत हैं, आपको लगता है कि उनकी छवि थोड़ी खराब हुई है? देखिए मेरे ख्याल से तो राकेश जी, ट्रम्प की कोई छवि थी ही नहीं जिसको खराब या अच्छा होने की का प्रश्न। ट्रम्प न राजनीतिक है न कूटनीतिक। ट्रम्प खाली बिजनेसमैन है, 100% बिजनेसमैन, और वो भी हर रियल चीज एस्टेट, हर चीज में डील की बात करते हैं, समझौते की बात नहीं करते, डील की बात करते हैं। और वो इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, ज्यादातर केसेस पिछले ट्रम्प 1 में भी आपने देखा था, लेकिन उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में इस बार एक प्रेडिक्टेबिलिटी नजर आती है। वो ये कि वो एक बिजनेसमैन की तरह शुरुआत नीचे से करते हैं कि हम 200% का टैरिफ लगा देंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं कि जहां डील हो जाए। उन्होंने कहा 24 घंटे में, नवंबर में ही कर दिया था, 24 घंटे में रूस यूक्रेन का युद्ध करा देंगे, खत्म करा देंगे, नहीं हो पाया। इजराइल लेबनान का शांति नहीं हुई है, इजराइल गाजा में शांति नहीं हुई है। यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच में वो हमारे इतना कहने के बावजूद जो बढ़ के बोल रहे हैं कि नहीं हमने करा दिया है। और हालत तो ये हो गई, जहाँ जहाँ लड़ाई हो रही वहां तो आप शांति करा नहीं पाए, तो शांति कराने के लिए आपने लड़ाई कराई, आपने ईरान पर हमला किया।
और फिर कहा ठीक देखिए बात है। शांति। तो और ठीक बात। दूसरी चीज ये कि ईरान की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है ये ईरान और अमेरिका या ईरान और इजराइल दोनों ही एक एग्जिट रूट की तलाश कर रहे थे, और एक ये नूरा कुश्ती की बात हो गई, मिली भगत की बात हो गई। नहीं तो क्या, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आखिर फोर्डो से सारी चीजें हट गई। आपने वीडियो में देखा फोर्डो पे हमले के 2 दिन पहले वहां कितने ट्रक थे फोर्डो में, और वहां से सामान जा रहा था। वहां सारी चीजें हट गई। उसके बाद अमेरिका ने हमला कर दिया, जो पीठ ठोक दिया और कह दिया हाँ भाई हमने तो नेस्तनाबूद कर दिया। अरे भाई, अगर आपने नेस्तनाबूद कर दिया दशकों के लिए, ये उनके शब्द है कि दशकों तक, डिकेड्स वो नहीं कर पाए, तब आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई अगर करेंगे तो हम देख लेंगे, हम फिर बदला लेंगे। दशकों तक आप रहेंगे। और दूसरी चीज ये है, ये हुआ उसके बाद देखिए कि कतर देश था, वहां बाकायदे नोटिस देकर, एडवांस नोटिस देकर के ईरान ने हमला किया। 8 घंटे की नोटिस थी, जिसमें वहां से सारे सैनिक, सारे लोग, मैन पावर हटा लिया गया, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हटा ली गई। भाई ठीक है, 8 घंटे में हमने कर दिया, अब तुम बता दो, तुम भी खुश हो, जी। तुम भी अपने जनता को ये कह दो कि ठोके कि देखो हमने छाती ठोक कर कि हमने भी देखो बदला ले लिया। वही हुआ ईरान में। उसके बाद देखे जश्न मनाया लोगों ने कि ईरान ने भी बदला ले लिया। इस लड़ाई में तीनों पक्ष अपनी जीत का दावा कर, इजराइल इसलिए कर रहा है कि इजराइल ने कहा कि हमने तो उनकी न्यूक्लियर पावर दी, हालत खराब कर दी। जी। अमेरिका इसलिए कर रहा है जी। कि अमेरिका कह रहा है कि देखिए हमने तो ईरान को उसकी स्थिति बता दी, उनकी औकात दिखा दी। और ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका जैसे देश के साथ इतने दिन तक खड़े होकर के सामना किया। तो तीनों अपनी छाती ठोक रहे हैं, जी। पीठ ठोक रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका भी श्रेय ट्रंप को मिल पाएगा, क्योंकि आप देखिए जल्दी जी। ही फिर से संघर्ष शुरू। जी जी। एम्बेसडर त्रिपाठी और कमांडर चक्रपाणी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों विशेषज्ञों ने अपने अपने अपनी एक्सपर्टीज से हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां दी, कभी बहुत गंभीरता से, कभी बड़े चुटीले अंदाज में। आप सबने जो जानकारियां दी, मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक उससे लाभ उठाएंगे, उन्हें बहुत सारी चीजें नई पता चली होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, और बहुत जल्दी हम इस शो में फिर से मिलेंगे, हर हफ्ते मिला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।